बाइडेन है वो अब यहाँ पहुंच चुके हैं, क्या किसी तरह की मध्यस्थता का जो कॉरिडोर है वो अब खुल पाएगा क्या? क्योंकि अब बाइडेन यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम चीजों को लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि इजराइल से उनकी बहुत लंबे समय से दोस्ती है और खास करके नेतन्याहू से भी उनकी बहुत लंबे वक्त से दोस्ती है। ये माना जा रहा है कि जो अब बातचीत होगी वो बेहद ज्यादा खुले तौर पर हो सकती है। निहारिका, जहां तक मध्यस्थता की बात है, मध्यस्थता की संभावना अभी मुझे नहीं दिख रही है। उसके जो कारण मुझे समझ में आ रहे हैं, पहला तो ये कि जिस तरह से हमास ने इजरायली क्षेत्र में आक्रमण किया और बच्चों को अपहरण करके, महिलाओं को और पुरुषों को अपहरण करके वो लेके गए हैं और अभी भी लगभग 199 लोग उनके कब्जे में हैं। उस परिस्थिति में मुझे ये नहीं लगता कि मध्यस्थता की बात होगी। मध्यस्थता इसी शर्त पर बात होगी जब वो पहले 199 लोगों को छोड़े। दूसरा ये कि इजराइल किसी कीमत पर जो गाजा पट्टी में सुरंग में रह रहे हैं हमास के आतंकवादी, जब तक उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर लेता तब तक वो समझौते की टेबल पर आना नहीं चाहेगा। तो ये जो दो प्रमुख चीजें हैं, इसलिए कि अगर वो उनको वैसा का वैसा छोड़ देता है तो वो समस्या बनी रहेगी। तो जैसा ये जब आक्रमण 7 तारीख को पहली बार हुआ था, तब ये बोला गया था कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा, आतंकवादियों को जब तक हम ठिकाने नहीं लगा देंगे तब तक इस पर ये जंग रुकने वाली है। तो मुझे लगता है कि अभी उसी स्टैंड पर कायम रहेंगे और जो बिडेन का वहां पहुंचना, जॉय बिडेन का वहां पहुंचना इसी पॉलिसी का एक एक्सटेंशन है, उससे ज्यादा उसमें देखने की जरूरत नहीं है। जी निहारिका। बंसल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आई कैन हियर यू। आपकी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग। हाँ बंसल जी, अब बाइडेन जब यहाँ पहुंचे, लेकिन उनकी उड़ान से पहले यहाँ पर जो अरब देश है उन लोगों ने बातचीत करने से साफ तौर पर मना कर दिया, तो इसको किस तरह देखिए और बाइडेन के वहां पहुंचने से तस्वीर कितनी बदल सकती है? देखिए, आपने जैसा कहा, एक जो जॉर्डन में मीटिंग होने वाली थी उसमें जॉर्डन के किंग और जो हमास के लीडर और इजिप्ट के लीडर और इजराइल का इनका मीटिंग था। तो जब हॉस्पिटल पर अटैक होने के बाद में हमास ने उसमें विड्रॉ कर लिया और फिर जब फ्लाइट के अंदर थे जो बाइडेन, उस समय उनको सूचना दी गई कि ये उसमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो मीटिंग कैंसिल हो गई। लेकिन अभी जो बाइडेन यहाँ पे आए हैं, तो जो बाइडेन ने पहले इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसका पता लगाया जाए कि हॉस्पिटल के ऊपर में हमला किसने किया है, और उसके बाद में वो फिर उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इनिशियली जो कहा है जो बाइडेन ने, ये कहा है कि मुझे इस चीज का बहुत गुस्सा है कि एक निर्दोष अस्पताल के ऊपर में जो आक्रमण हुआ है। लेकिन इसी बात का अभी पता नहीं चल रहा है। जो इजराइल आईडीएफ है वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, ये हमास ने किया है, और ये पॉसिबल है कि हमास ने किया हो, क्योंकि हमास ने एक ऐसा पहले भी किया था जब इजराइल ने कहा कि आप नॉर्थ गाजा को खाली करके चले जाइए साउथ में, और साउथ में जाने के बाद में वहां पे उनको एक सेफ रोड दे दिया था कि इस रोड के थ्रू आप जा सकते हैं। जब ट्रैक्टर पे हमास के जो फिलिस्तीनी लोग जा रहे थे, तो हमास ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनको ये दिखाया कि ये अटैक किया है इजराइल ने। तो हमास जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है फिलिस्तीनियों को, और इसमें पॉसिबिलिटी यही है कि इसमें जो हॉस्पिटल पे अटैक भी हमास ने ही किया है। और हमास का जो पैलेस्टाइन इजराइल जिहाद है, ये लोग तो अभी इसको खुलेआम कह ही रहे हैं, वो सक्रिय हो गए हैं, वो उससे भी ज्यादा, हमास से भी ज्यादा खतरनाक है, जो एक दूसरी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। तो अभी देखिए, बाइडेन साहब आए हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज ये भी कहा है, बाइडेन साहब जो कहने जा रहे हैं वो ये कि जो एक इंटरनेशनल एड्स जा रही है, जो विक्टिम्स हैं उनके लिए एक सेफ रूट दे दिया जाए, और इसके साथ में मिस्र से जो बात हो रही है, इजिप्ट से, कि वो एक रूट दे, तो वो भी एक चीज हो सकती है। और जो ब्लिंकन आए हुए हैं, ब्लिंकन डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज का दौरा किया है उन्होंने, और वो बातचीत करने की कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन रास्ता निकलने की कोई उम्मीद इसलिए नहीं है कि इसमें जो मोहम्मद अब्बास हैं, वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट, तो उनसे भी बातचीत की है, तो उनके सामने ये बात रखी जाएगी कि हमास को इसमें से निकाला जाए, यहाँ से गाजा पट्टी से, जिसके लिए उनकी जो अब्बास हैं वो ऑलरेडी 85 ईयर्स के हैं, तो उनकी कोई इतनी उतना उनका कोई हिम्मत नहीं है कि हमास को निकाल दे। तो ये अभी जल्दी इसमें कोई ही युद्ध विराम की आशंका नजर नहीं आ रही।
कि जो 500 जी लोग मरे, जो अस्पताल में मरे, उसके बाद कितनी तस्वीर बदल सकती है? क्योंकि जानकारों का कहना है कि अब इसमें तेजी से बदलाव आएगा और जो हालात है वो और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इस अस्पताल में हमला होना बेहद बड़ी बात है और अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि किसने हमला किया। हालात तो बदल सकते हैं, क्योंकि अभी पुतिन ने भी ये कहा है कि इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए था। और हम्म। रिएक्शन डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज से हैं, ईरान से भी हैं, जी। लेकिन इसको कंटेन करने का ही चारों तरफ से प्रयास रहेगा। और जो क्योंकि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी, और जो इजराइल ने कहा है कि इस चीज को वो साबित कर देंगे कि हमला उन्होंने नहीं किया है। तो अगर इजराइल इस चीज को साबित कर देता है कि हमला उन्होंने नहीं किया है, तो फिर इसमें आगे कोई इतनी ज्यादा जो भड़कन है, जो भड़क रहे हैं देश, जो मुस्लिम देश, वो नहीं होंगे। तो और ये लगता है इजराइल ने इसको किया भी नहीं है, क्योंकि इजराइल पहले से ही ये कहता रहा है कि हमारी फिलिस्तीन के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो सिर्फ दुश्मनी नहीं हमास है, को हाँ। खत्म करना चाहते हैं, उनका एम यही है। अगर उनको ऐसा नहीं होता तो वो जो इजराइल बार बार उत्तरी जो गाजा पट्टी से कहता रहा है सबको कि भाई आप चले जाइए यहाँ से, तो वहां पे डायरेक्ट हमला भी कर सकता था। वो इंतजार इस चीज की कर रहा है कि सारे जो उत्तरी गाजा से चले जाएं, और उसके बाद में जो वहां पे वो ग्राउंड अटैक करने की सोच रहे हैं। तो इसमें चांसेस ये हैं कि इजराइल ने नहीं किया है, और मेरे ख्याल से ये ह्यूमन एड जाएगी और पता लगेगा कि हमास ने खुद ही ये खेल खेला है, तो इसमें आगे कोई इतना स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। जो इजराइल के अटैक बराबर रहेंगे, और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो जो बातें कर रहे हैं लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई भी मुस्लिम कंट्री जो रिफ्यूजी को लेने के तैयार नहीं है, ना जॉर्डन तैयार है, ना मिस्र तैयार है, ना वहां कोई वो एड्स भेज रहे हैं, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इसमें स्टेटमेंट से कोई फर्क पड़ता नहीं है, और इजराइल ने ठान लिया कि हमास को खत्म करके छोड़ेंगे। तो जब तक हमास खत्म नहीं होता तो ये हमले ऐसे ही चलते रहे। बार बार बंसल जी, जो बाइडेन है वो लगातार ये बातें कह रहे हैं कि जो लगातार इजराइल की तरफ से, ये हालांकि ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया, लेकिन एक खबर आई कि गाजा पर दोबारा कब्जा करने की लगातार बात हो रही है कि पहले हमास को और तमाम चीजों को सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से जो इजराइल है वो गाजा पर यहां पर कब्जा करेगा। लेकिन बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि ये कब्जा करना आपके लिए बेहद ज्यादा गलती जो है वो साबित हो सकता है और ये चूक होगी अगर आप यहां पर ये करते हैं। तो ये किस स्तर से या फिर किस पोजीशन से वो बोल रहे हैं, और आगे अगर वो कब्जा करता है तो किस तरह की तस्वीर बनेगी? जो इजराइल का कोई इरादा नहीं है कब्जा करने का। पिछले जब 2005 से पहले भी इजराइल के कंट्रोल में था गाजा पट्टी, लेकिन इन्होंने देखा कि वहां पे जो इतना जो आबादी है उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल। तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल का कोई इरादा है, जो 22 लाख वहां पे फिलिस्तीन है उनको कंट्रोल करने का, क्योंकि वहां पे कोई फिलिस्तीनी तो उनको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इनका तो मेन एम ये है कि हमास को खत्म किया जाए। इजराइल का ऐसा इरादा नहीं है लगता मुझको, तो इसमें उनको इजराइल का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गाजा के ऊपर में वो कंट्रोल करें। इतनी बड़ी जनता को वहां पे उनको संभालना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, अभी तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है गाजा, उसको दोबारा खड़ा करने के लिए। और फिर वहां पे जो जितने भी फोर्सेस पहले रखी थी इजराइल ने, तो फिलिस्तीन ने उनको बड़ा, जो फिलिस्तीन के वहां के लोग थे उनके अगेंस्ट में वायलेंस, तो सब चीज पुराने टाइम से लेसन लेते हुए इजराइल ऐसा कभी कदम नहीं उठाएगा कि उस पर कब्जा करेगा। लेकिन इजराइल ने ये ठान ली है कि इस बार हमास को खत्म करके रखना है। जो टनल में फंसे हुए हैं लोग, 500 किलोमीटर की टनल बनाई है, और धीरे धीरे उनको खत्म करने के बाद में। और इजराइल तो हमेशा यही कहता रहा है कि उनको 2 स्टेट थ्योरी एक्सेप्टेबल है, तो इसमें कोई नहीं वो कब्जा करेंगे। बंसल सर, यहाँ पर जो बाइडेन की यात्रा है, अगर पहले कभी यात्रा हम देखते थे तो कम से कम 2-3 हफ्ते पहले उसकी पूरी तैयारी होती थी, लेकिन ये जो यात्रा है वो बेहद ज्यादा जल्दी तरीके से की गई और यहाँ पर अब बाइडेन जो है 2-3 दिन पहले इसकी बात हुई और वो लगातार यहाँ पर पहुंच गए। तो इसके पीछे भी कई सारी चीजें होती है, और अगर इतना बड़ा कोई राष्ट्रपति किसी वॉर जोन में पहुंच रहे तो किस तरह की वहां पर तैयारी होती है और सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की जाती है? जो सुरक्षा व्यवस्था है अमेरिका की, वो चाक चौबंद रहती है। इनके प्रोटोकॉल्स हैं, तो उसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। कई बार चीजें ऐसे सामने उनका स्टेटमेंट देर से आता है कि वो वहां पे विजिट करेंगे, लेकिन ये पहले से अंदर खाने जो प्लानिंग चलती रहती है, वो सुरक्षा अपना इंतजाम करके रखते हैं। तो बाइडेन साहब जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि पर्सनल डिप्लोमेसी में वो बिलीव करते हैं कि जाके पर्सनली डिप्लोमेसी की जाए। इसी प्रकार से वो यूक्रेन में भी गए थे, और
इस वार जोन में उनका आना जो है वो जो प्रोग्राम बनाया है तो पहले भी बन चुका होगा, और जो एकदम वो आ गए हैं तो ये एकदम नहीं हुआ। इसमें हो सकता है 5-10 दिन से पहले से प्लान प्रोग्राम चल रहा होगा और उसको डिक्लेयर तब किया है। तो जो न्यूज आती है वो बाद में आती है, जो बैकग्राउंड में चीजें चलती रहती हैं वो पहले से ही होती हैं। तो ऐसा कोई सडन प्रोग्राम नहीं बना, और वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ शांति स्थापित की जाए। और नेतन्याहू के साथ में गाड़ी में बैठ के वो आए थे, जब उनको नेतन्याहू ने जो है उनको रिसीव किया, जो प्रेसिडेंट है इजराइल के, वो दोनों से मुलाकात की थी। तो बड़ा सौहार्दपूर्ण जो वो एटमॉस्फेयर में मिले। बंसल सर, यहाँ पर लगातार ईरान की तरफ से कई तरह के जो बयान है वो अब आने शुरू हो गए, क्योंकि शुरू में ईरान जो है वो खुलकर इन तमाम चीजों पर बातचीत नहीं कर रहा था। हालांकि वो अभी भी कहता है कि जो ये हमला है उसमें हमारा हाथ नहीं, लेकिन जिन लोगों ने हमला किया बहुत अच्छा किया, और उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन को हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे जब ये हमला किया गया 7 अक्टूबर को यानी। तो इस तरीके से ईरान की जो तीव्रता है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर ईरान और अमेरिका वाकई मोर्चे पर उतर आते हैं तो फिर इस वॉर की तस्वीर कितनी बदल जाती है? ये तो जरूरी है कि अगर ईरान युद्ध में कूदता है तो अमेरिका जो है उसका रिएक्ट करेगा। और अमेरिका ने ऑलरेडी अपने 2 जो एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं, और वो ऑलरेडी जो भूमध्य सागर में और वहां आसपास में हैं। लेकिन जो अभी थोड़ा सा सॉफ्ट है अभी के ऊपर में, अभी $10 बिलियन जो अभी रिलीज होने हैं, और उसमें ये आशंका की ये फिर आतंकवादियों के हाथ में चले जाएंगे और उससे हथियार वगैरह खरीदे जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता ईरान जो है वो स्टेटमेंट ही दिए जा रहा है, लेकिन कोई इसमें कोई भी इस चीज को सब भली भांति जानते हैं। और पहले भी हुआ है कि इजराइल ने जो पिछले भी 6 कंट्रीज को हराया था, और हमास की ये तो एक बहुत भारी है ही है जो हमास ने किया है। तो ईरान डायरेक्ट नहीं कूदेगा इसमें, और ये हमास ने इतनी गलती करके बिना, हमास को भी ये पा कि इजराइल जो है इस पे रिटेलिएट करेगा, जब उनको इस चीज का पता था। तो और उन्होंने जो है ये जो 20 लाख फिलिस्तीनी लोग हैं उनको संकट में डाल दिया। तो ईरान का ये कमिटमेंट है, सारे मुस्लिम कंट्रीज का स्टेटमेंट है। कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है सामने मदद के लिए तक भी आ नहीं रहा है, हथियार तो भाई भेजना दूर रहा। तो वो तो एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह को खड़ा कर दिया या हमास को खड़ा कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं, और इसमें कतर का भी बहुत बड़ा हाथ है। कतर में जो अभी जो आतंकवादी या जो हमास का जो चीफ है, जो इस्माइल हनीफा, वो वहीं है और वहीं से स्टेटमेंट देता रहता है। तो कतर जो है वो अड्डा है जो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे आप उसमें ISI ले लीजिए। पहले तालिबान के साथ में भी जब काबुल में अमेरिका के साथ में उन्होंने ये वो कराया था एक, तो उसमें कतर तो एक हेडक्वार्टर बना हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जो है कतर को क्यों नहीं दबाव डालता, जबकि कतर के अंदर में ही हम जो एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है अमेरिका का। तो इस तरह से देखते हुए तो इतना आसान नहीं है कि ईरान इसमें कूदेगा। ईरान इसमें नहीं कूदेगा, और हमास का अब की बार मुझे लगता है पूरा खात्मा हो जाएगा। और जब एक बार हमास का सफाया हो जाएगा तो फिर शांति आ जाएगी। विनोद जी भी मेरे साथ जुड़ गए। विनोद जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। लगातार मैं और बंसल जी ये बात कर रहे थे कि बाइडेन जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, मध्यस्थता की जैसे आपने बात की, लेकिन जो अरब कंट्रीज है वो अब ये मान चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी उड़ान से पहले ये बात कह दी कि हम यहाँ पर तैयार नहीं है उनसे बातचीत करने के लिए। तो क्या वो जो कंट्रीज है वो ये मान चुकी है कि अब अगर इनको मध्यस्थता की तस्वीर अगर बाइडेन के हाथ में है तो हमें मध्यस्थता के लिए नहीं करना? तो ये बाइडेन के लिए भी एक शर्मिंदा की बात है, और साफ तौर पर अगर ये मध्यस्थता नहीं होती या फिर किसी तरह की पीस की बात नहीं होती तो ये वॉर कैसे रुकेगा? देखिए, मध्यस्थता का तो प्रश्न ही नहीं है। जिन देशों की, जिन अरब देशों की बात कर रहे हैं, वो तो इस मामले को इंस्टिगेट कर रहे हैं, वही इनको भड़का रहे हैं। ज्यादातर अरब देशों का हमास को समर्थन है, और हमास के पास अपनी इतनी कुव्वत या इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने बड़े स्तर पर इजराइल पर आक्रमण कर सके। उनके पास इतने सारे हथियार आ जाएं, पैसा उनके पास आ जाए। ये केवल अरब देश नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे देश भी शामिल हैं जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिनका बिजनेस इंटरेस्ट मध्य एशिया और यूरोप में है, विशेष रूप से चीन का। चीन को अपने जो OROB कॉरिडोर है, जिसका एक नया ऑप्शन भारत ने G20 के सामने प्रस्तुत किया था, और भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप वाला कॉरिडोर, उसका हाइफा एक बड़ा सेंटर बनने वाला है, हाइफा पोर्ट।
तो वो चीन के जो OROB प्रोजेक्ट है उसको नुकसान करने वाला था। ये एक नया अल्टरनेटिव बेहतर आने वाला था। तो इसीलिए चाइना का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, जो उनको रॉकेट या मिसाइल्स का सपोर्ट हमास को मिला है वो। तो ये इसमें केवल इतना ही नहीं है कि जो टेररिज्म को अरेबियन कंट्रीज कुछ मॉरल सपोर्ट, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे बड़े पावर का बिजनेस इंटरेस्ट भी है। रशिया का अपना इंटरेस्ट है डाइवर्ट करना यूक्रेन वॉर से बाकी लोगों को, ये सारे भी इंटरेस्ट है। और कोई भी मीडिएशन इस समस्या का समाधान नहीं है। अगर मीडिएशन कोई चाहेगा भी तो इजराइल भी नहीं तैयार होगा जब तक कि गाजा से जो टनल्स में छिपे हुए हमास के आतंकवादी हैं उनको इजराइल न्यूट्रलाइज नहीं कर देता है, तब तक इस पर बात के लिए इजराइल ही नहीं तैयार होगा। मेरा अपना ये आकलन है, मेरा अपना ये मानना है। तो ये तो दूर की बात है। और उसमें जैसा मैंने पहले कहा था कि उसमें एक और मसला है, जो 199 होस्टेजेस आतंकवादियों के कब्जे में हैं, उनको छुड़ाना। और उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे, दुधमुहे बच्चे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अभी इस पर बात होनी, इस पर अभी होगा, कोई बात आगे बढ़ेगी कि पहले अगर हमास बात करना चाहता भी है या कोई और मीडिएट करके बात कराना चाहता है, तो मुझे लगता है पहली शर्त ये होगी कि उन 199 हॉस्टेजेस को छोड़ा जाए। और इजराइल तो विनोद जी, जैसा आपने कहा कि अभी फिलहाल जो कोई कंट्री है वो मध्यस्थता की बात अभी नहीं करना चाहेगी इजराइल की तरफ से भी, लेकिन जो राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे, लेकिन वो तो कोशिश करेंगे कि वो इजराइल को समझाए कि क्योंकि अगर किसी भी साइड से अगर तीव्रता नहीं रुकती तो फिर ये वॉर लगातार चलती रहेगी, और ये वॉर अगर इस तरह लगातार चलती रहे तो तमाम जो रिसोर्सेज है वो भी धीरे धीरे विश्व के लिए एक बड़ा क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए, जब अमेरिका ने अपने न केवल हथियार बल्कि बहुत सारे और तरीकों से इजराइल की मदद करने के लिए तैयार है और उनको उपलब्ध करा रहा है, तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव या पहला जो मायने निकल रहा है वो ये कि यहाँ पर जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको समाप्त किया जाए। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले आतंकवादियों को खत्म किया जाए। उसके बाद आगे का दूसरा स्टेप होगा कि आतंकवादियों को समाप्त कर दिया गया, उसके बाद उस इलाके में पीस कैसे रिस्टोर की जाए और पीस रिस्टोर करने का तरीका क्या होगा और उसमें शामिल कौन कौन लोग होंगे जो पीस को रिस्टोर करेंगे। तो पहला तो यह है कि वहां से आतंकवादियों का खात्मा किया जाए, उसके बाद मीडिएशन की बात होगी। और बाकी जो अरब कंट्रीज जिन लोगों ने ये सो कॉल्ड पीस टॉक से या समझौते की बात से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, वो तो ये चाहते ही नहीं है कि वहां पर पीस प्रिवेल हो। उनका तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इजराइल में जितने भी ज्यूज रह रहे हैं वो वहां से छोड़ के जहां उनको जाना हो जाए और वो लैंड खाली करें। और इन शर्तों पर या इस तरह की बात को कौन सहमत होगा? इजराइल क्यों सहमत होगा या कोई और देश क्यों सहमत होगा? इसलिए कि इजराइल वो एक जो देश क्रिएट हुआ है उसमें अमेरिका और ब्रिटेन की भूमिका रही है, तो वो इस तरह की शर्तों पर क्यों तैयार होंगे? तो ये अपने अपने सबके अपने अपने पक्ष हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, सबके अपने इरादे हैं। तो और उसमें उसी हिसाब से जो जिसको सूट करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इजराइल पहला उसका ऑब्जेक्टिव है कि वहां से आतंकवादियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करे। जी निहारिका। ठीक है। यहाँ पर बंसल जी उन्होंने कहा कि पहले हमास का जो खात्मा है या फिर जो आतंक है, आतंकवादी, उनका खात्मा पहले होगा और उसके बाद बाकी की बातें बाद में की जाएगी। लेकिन जो हमास का खात्मा है वो आसान नहीं नजर आ रहा है। कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि इजराइल और अगर हमास की कैपेबिलिटी को कंपेयर करें तो कितना वक्त लगेगा इजराइल को हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए? कैपेबिलिटी का जहां तक सवाल है तो बहुत डिफरेंस है। उनके पास तो सिर्फ 30,000 लड़ाके जो कहा जाता है हमास के पास में है, जबकि इजराइल की इतनी बड़ी सेना है, इजराइल के पास में एयर पावर है, इजराइल के पास में तो बहुत कुछ है। अब जो जहां तक खत्म करने का सवाल है, मुझे लगता है कि जैसे वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे, वहां से उत्तरी जो गाजा है वहां से जब सिविलियन चले जाएंगे, अभी तक तो इजरायली फोर्स अंदर घुसी ही नहीं है, सिर्फ एयर अटैक हो रहे हैं। तो जैसे ही वो अंदर घुसेंगे और वहां पर उन्होंने जो उनके पास एक स्पेशल फोर्स है, और अमेरिका ने भी जो इजराइल को जो टनल डिटेक्टर्स हैं वो भेज दिए हैं। तो ये सब तैयारियां हो रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा समय लगेगा। एक बार अगर फोर्स अंदर जाएंगी
तो वो करीब हफ्ते 10 दिन में सारे जो हमास हैं उनका सफाया कर दिया जाएगा। उनके पास में ऐसे बंकर बस्टर्स मिसाइल्स हैं जिससे कि हमास खत्म हो जाएगा। और जैसा कि विनोद जी ने कहा, इजराइल इसको, अगर इजराइल इस पर ने सोच लिया है, अगर उसने हमास को खत्म नहीं किया तो इजराइल का वजूद ही मिट जाएगा। और जो इन लोगों की जो धारणा है, जो सो कॉल्ड जो मुस्लिम देश हैं, ओआईसी हैं, अरब देश हैं, वो तो चाहते हैं यहाँ से चले जाएं ये लोग, जबकि इजराइल कभी नहीं चाहता, कह रहा है कि हम फिलिस्तीन को खत्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं यहाँ ठीक है, दूसरा देश रहे, शांति से रहे। लेकिन हमास जो एक ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका जो खात्मा होना बहुत जरूरी है। तब तक इजराइल नहीं रुकेगा इसमें, और ये मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन के अंदर में जो खत्म करने के बाद फिर इजराइल युद्ध विराम कर सकता है। और इजराइल ने कहा भी है कि शुरू, हाँ, मैं यही कहना चाहता था कि इजराइल ने तो ये कह ही दिया था कि शुरू जो है वो हमास ने किया था, खत्म हम करेंगे। तो उसमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है, वन साइडेड ये इस चीज को डिक्लेयर कर देंगे कि जी हमने हमास को खत्म कर दिया, अभी आगे कोई युद्ध नहीं होगा। जी ठीक है विनोद जी, हमास को खत्म करने की बात हो रही है, लेकिन ऐसे कई सारे संगठन हैं जिनको खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ जो सिम्टम्स है उसको ट्रीट करते हैं। आतंक और आतंकवादियों को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने के लिए कितना वक्त लगेगा? क्योंकि जो बहुत सारी कंट्रीज है जो आज हमास का साथ दे रही है या फिर फिलिस्तीन का साथ दे रही है, वो कहीं ना कहीं फंडिंग लगातार कर रही है। तो आज अगर हमास खत्म हो जाता है, हमास जो है वो आज या कल पैदा हुए, लेकिन कई ऐसे संगठन है जो लगातार कई दिनों से काम कर रहे हैं और धीरे धीरे जो विश्व को निगलने का काम कर रहे हैं। देखिए निहारिका, मैंने आपसे जैसा पहले बताया कि इसमें केवल इंटरेस्ट इतना नहीं है कि ये हमास और इजराइल का मामला है और अचानक हो गया। इसमें बहुत सारे और लोगों के इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं। वो बिजनेस इंटरेस्ट हैं जो वो सबसे बड़ा अड़ंगा है पूरे वर्ल्ड की या ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट आता है, जो G20 में जिस पर चर्चा भी हुई थी कि पूरे विश्व को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। वो लड़ाई उसी समय कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब लोगों के दूसरे इंटरेस्ट सामने आ जाते हैं। जैसे अब मैंने चाइना की बात की, अगर चाइना हमास को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह की खबरें आई कि उन्होंने जो मिसाइल दागे वो मेड इन चाइना थे, तो अगर मेड इन चाइना मिसाइल उनके पास है और वो कर रहे हैं, तो उसमें कोई टेररिज्म को लेकर के कोई चाइना का इंटरेस्ट नहीं है। चाइना का सिर्फ ये बिजनेस इंटरेस्ट है। वो एक साहूकार देश है, वो अपने हर जगह प्रॉफिट के बारे में सोचता है। रशिया की डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। ईरान का दूसरा इंटरेस्ट है। सऊदी अरबिया के अपने इंटरेस्ट हैं। इजिप्ट का अपना इंटरेस्ट है। तो जब इन सारे देशों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं, कुछ जगह क्लैश करते हैं, कुछ जगह एक दूसरे पर तटस्थ रहते हैं, तो जब तक आप एक पेज पर नहीं होगे, जब तक आप आतंकवाद के खिलाफ एक साथ एक स्वर में एक बात नहीं करोगे, तब तक ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आप इजराइल हमास को हटा देगा। हमने कश्मीर से लश्कर तोयबा और इस तरह के जो 20 आतंकवादी संगठन है जो अपना अलग अलग नाम हर दूसरे दिन बदल के रहते हैं, हो जाएगा। लेकिन जो वो पॉकेट्स में पूरे विश्व में मौजूद हैं, अभी भारत में होता है, इजराइल में होता है, और तो और छोड़िए पाकिस्तान जो आतंकवाद का परपेट्रेटर है उनके यहाँ होता है, अफगानिस्तान में लंबे समय से होता रहा है, और ये लंबी लड़ाइयाँ सारा विश्व इसका शिकार है। तो ये पॉकेट्स में होते रहेंगे जब तक इसका समाधान नहीं होगा। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने की बात करते हैं, चाइना उसको वीटो कर देता है। तो ये इस तरह के इश्यूज रहेंगे जब तक आप इस पर ईमानदारी के साथ नहीं करोगे और अपने इंटरेस्ट को साइड करके आतंकवाद की बात करोगे। लेकिन ये बड़ा आइडियल सिचुएशन है निहारिका, जो मैं बात कर रहा हूँ कि अपना इंटरेस्ट छोड़ करके और वो करे, ये बड़ा आइडियल सिचुएशन है। ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन मैं खुद प्रेम से हूँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ जी, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए आपको एक साथ होना पड़ेगा, और आप नहीं होगे तो इस तरह का जानो माल का नुकसान, बच्चों की हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ शेमिंग, ये होती रहेगी। और हम चर्चा करते रहेंगे और शर्मसार होते रहेंगे, इसलिए कि महिला कोई भी हो, बच्चा कोई भी हो, तकलीफ सबके लिए उतनी ही होती है,
चाहे वो जी। आतंकवाद में मारा जाए, चाहे रिटेलिएशन में मारा जाए। तो ये एक सच्चाई है, इसको हमको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसका समाधान एक ही तरह है, एक ही है कि इनके फंडिंग रोकी जाए, इनको जहां भी हो आतंकवाद की कोई भी, इनको न्यूट्रलाइज किया जाए और इनको किसी भी नाम पर सपोर्ट से वो किया जाए, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे अर्थव्यवस्था के नाम पर हो, चाहे जिसके नाम पर हो। जी निहारिका। ठीक है विनोद जी, एक और मेरा सवाल है कि भारत में जो चीजें चल रही हैं वो भी देखने लायक है कि कुछ जो यहाँ पर स्टूडेंट की विंग है, आपने भी देखा होगा कि 2-3 दिन से लगातार पैलेस्टीन के सपोर्ट में यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि लोगों को अभी भी ये समझने की जरूरत है कि हमास और पैलेस्टीन और जो लोग हैं उनमें बेहद ज्यादा डिफरेंस है। तो ये कितनी थिन लाइन है हमास और फिलिस्तीन के बीच में, क्योंकि भारत में भी अब कई लोगों के जो स्वर है वो तेज हो गए। पर मेरा सवाल ये है कि 7 अक्टूबर से पहले ये तमाम लोग कहाँ थे जब पैलेस्टीन के लिए कोई बोलने नहीं आ रहा था, लेकिन जब ये हमला हुआ उसके बाद सबके स्वर तेज हो गए। देखिए निहारिका, इसको मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मसला शुरू कहाँ से हुआ। मसला इजराइल को फिलिस्तीन के सपोर्ट को मसला शुरू हुआ कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के बाद। इस पर एक निर्णय किया गया कि हम उसमें हमास का नाम नहीं लिया गया, उसमें फिलिस्तीन को सपोर्ट किया गया। भारत के प्रधानमंत्री के ट्वीट का हवाला दिया गया कि भारत का प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के साथ नहीं, इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि प्रधानमंत्री का ट्वीट था आतंकवाद के खिलाफ, उसमें इजराइल और का मसला नहीं था। विदेश मंत्रालय की जो ऑफिशियल लाइन है वो ये कहती है कि हम फिलिस्तीन के अस्तित्व को नकार नहीं रहे हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। हमारा जो पुराना पॉइंट था, चाहे 48 में, जब भी वो है। अब ये विरोध कहाँ से शुरू हुआ और फिलिस्तीन का समर्थन कहाँ से शुरू हुआ। कांग्रेस के रिजोल्यूशन के बाद बहुत सारे लोग को एक बहाना मिल गया, चलो हमको समर्थन करने वाला है। इसके बाद वो जेएनयू में, जामिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र और टीचर दोनों शामिल हुए। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जिसको समझना जरूरी है, इसलिए कि मैं इस पर एक कॉलम लिख रहा हूँ और कॉलम मुझे देना है। तो मुझे रिसर्च के दौरान ये पता लगा कि जिस कांग्रेस ने इस मसले को अपने CWC रेजोल्यूशन में शामिल किया, अब उस रेजोल्यूशन को ही इसने डिलीट कर दिया है। तो आप समझिए। और ये पूरी मुहिम किस लिए हो रही थी? पूरी मुहिम इसलिए हो रही थी कि उनको चुनाव में वोट चाहिए मुसलमानों का। अब अगर कांग्रेस इस मानसिकता के साथ कोई चीज इंक्लूड करती है कि वो आतंकवाद का समर्थन करेगी और आतंकवाद के समर्थन के कारण उसको मुसलमानों का वोट मिलेगा, तो इसमें दो तरफा बात है। एक तो ये कि आप ये समझते हैं कि भारत का मुसलमान आतंकवाद के समर्थन में खड़ा है, एक ये उनके लिए अपमानजनक बात है। और दूसरा ये आप इस तरह से कब तक उनके इमोशन से खेल करके और दो लोगों को लड़ा करके अपना वो करते रहेंगे, जबकि किसी भी तरह से भारत अपनी पॉलिसी से डिविएट नहीं हुआ है। तो ये सीधे इंटरनल पॉलिटिक्स है। और उस इंटरनल पॉलिटिक्स का समर्थन आगे जाकर के जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि इसके समर्थन में खड़ा हो गया, और वो ऐसा ही है भाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्रिएशन किसका है? इंदिरा जी के सब जमाने में इसको क्रिएट किया गया था। और वो इसलिए था कि मुस्लिम वोट एक तरफा ना जाए, कांग्रेस के पक्ष खिलाफ ना जाए, और बंटवारा होगा तो फायदा हो। तो ये सारा का सारा इसके पीछे इंटरनल पॉलिटिक्स है। चुनाव है, अभी 5 प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं और 24 में भी इसका फायदा लेने की कोशिश की जाएगी। ये सारा का सारा वैसा ही मामला है जो भारत में हो रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, चुनावी फायदा है, सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा है, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है विनोद जी। बंसल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कैन यू हियर मी? जी हाँ बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। यहाँ पर जो धर्म की लगातार बात हो रही है, तो जो वीडियोस हमने शुरू में देखे थे, और हर दिन कोई ना कोई ऐसा वीडियो सामने आता है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर जो तमाम स्टेट, जो कंट्रीज अभी फिलहाल हमास का, फिलिस्तीन का साथ दे रही है, वो धर्म के नाम पर साथ दे रही है। लेकिन सवाल अभी भी फिर से वही है कि आप यहाँ पर जो ह्यूमन एंगल है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर उन तमाम लोगों का साथ दे रहे हैं जो गलत करे। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो कब तक चली रहेंगी? क्योंकि जो यहाँ पर एक ह्यूमन एंगल है, तमाम चीजें हैं जिसको पूरी तरीके से काटा जा रहा है, हटाया जा रहा है, साइड किया जा रहा है, क्योंकि रेप की, बर्बरता की जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद ज्यादा खराब है। इसको कैसे विश्व इग्नोर करेगा, या फिर UN जो है वो इन तमाम चीजों को क्या इग्नोर कर देगा?
यूएन तो इग्नोर कर ही दिया है। यूएन ने जो है इजराइल के ऊपर तो जरूर प्रेशर डालने की बात कही है, लेकिन जो इजराइल के साथ हुआ है, जो उनके 1300 नागरिक मारे गए हैं, 200 से 250 करीब बंधक बना लिए गए हैं, औरतों का रेप किया है, बच्चों को लेके गए हैं, तो ये इसके बारे में कभी यूएन ने बोला ही नहीं है। और दूसरा मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, आपने जो पहले कहा कि टेररिज्म का अंत नहीं हो पाएगा, वो इसलिए नहीं हो पाएगा जो मानसिकता है इस दुनिया के अंदर में 190 करोड़ जो करीब मुस्लिम हैं, तो उनमें से 1% करीब 1 करोड़ 90 लाख मुस्लिम जो हैं, उनकी मानसिकता ये है कि काफिरों को मार दो और खिलाफत करो कि इस दुनिया के ऊपर में राज्य जो है सिर्फ मुसलमानों का ही होना। अभी जो हमास की भी मानसिकता यही है, और जो हमास के संस्थापक थे उनका नाम था मोसाब, और मोसाब का जो बेटा है उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि अभी उन्होंने उसको हमास को इसलिए छोड़ दिया है कि हमास ना तो मुसलमानों के भी अगेंस्ट में है, वो इजराइल के अगेंस्ट में भी है, और अपने भी हित में नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि अगर वो जिहाद में मर जाते हैं तो उनका एक सेक्रीफाइस है। जब इस तरह की मानसिकता है, तो इस तरह की मानसिकता को देखते हुए जो ये आतंकवाद खत्म नहीं होएगा, और ये सिर्फ इस्लामिक, ये भी अभी भी जो है धर्म की बात है, और धर्म की बात को देखते हुए जब ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये बाहर से सपोर्ट करते हैं, जो फिलिस्तीन अब आज सफर क्यों कर रहे हैं, इन्होंने जो कभी हमास को निकाला बाहर वहां से, फिलिस्तीनियों ने कहा या पकड़ के जो इजराइल को दे देते कि भाई ठीक है, ये लोग हैं 20-30 हजार रुपया, 20-30 हजार लोग जो है हमको दिक्कत कर रहे हैं, आप इनको ले लो, तो ऐसी कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती। और इसके अलावा जो एक बड़ी बात यह है कि हम कितना ही समर्थन कर लें फिलिस्तीन का, जो अराफत था, यसर अराफत, पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन का जो अपने मैन कहता था, उसको हिंदुस्तान ने जो एक एयरक्राफ्ट भी दिया हुआ था, जब ओआईसी की मीटिंग हुई और उसने पाकिस्तान को ये बोला कि हम कस्बे पे आपके साथ हैं, और कश्मीर में हम भारत के अगेंस्ट लड़ने के लिए अपनी सेना भेजने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान में। तो इस तरह की इनकी मानसिकता है। इन चीजों को देखते हुए जो कांग्रेस पार्टी है, जो इंडिया के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि फिलिस्तीन और जो हमास हैं वो कभी इंडिया के पक्ष में नहीं है, वो कभी इंडिया के सपोर्ट नहीं करते, और इस तरह की जो ये मानसिकता है उनको सपोर्ट करने की बिल्कुल गलत है। भारत को इससे सबक लेना चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों को भी ये सबक लेना चाहिए। अगर कल ये स्थिति जो है, जो आज स्थिति जो उसमें है, गाजा में है और जो इजराइल में है, अगर कल कुछ अटैक कोई मुस्लिम, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये करती है भारत में, तो जो भारत के मुस्लिम है क्या वो इफेक्टेड नहीं होंगे? वो भी तो इफेक्टेड होंगे ना, बिल्कुल जब कोई अगर इस तरह की अराजकता होगी। और लेकिन उनको इस चीज का जो एहसास ही नहीं है कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तो करने के साथ साथ में इस चीज का बड़ा जरूरी है कि ये जो भारत के लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि इनको सपोर्ट करना ठीक नहीं है, और जो आतंकी हैं वो आतंकी हैं, और आतंक का खात्मा तभी होगा जब जो है ये मानसिकता खत्म होगी भाईचारे की। क्योंकि इजराइल ने कभी ये नहीं कहा कि हम फिलिस्तीन को अलग देश नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि हाँ वो आराम से पीसफुली रहें, लेकिन जो अरब हैं और जो मुस्लिम हैं वो कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, तो वो तो लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं, तो उनका वजूद खत्म हो जाए। ठीक है, विनोद जी आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, मुझे सिर्फ यही ऐड करना है। मैं बिल्कुल वत्सल साहब से पूरी तरह से हूँ कि सहमत हूँ कि आपको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, और आपका इंटरेस्ट मतलब मैं भारत के परिप्रेक्ष्य बोल रहा हूँ, भारत में किसी भी चाहे जिसका हिंदू मुसलमान सबका इंटरेस्ट भारत के डेवलपमेंट में है। अगर भारत में कोई क्राइसिस आएगी तो वो उससे सब इफेक्ट होंगे, हिंदू मुसलमान सब। और हमास से या फिलिस्तीन से आपका सीधा लगाव है या इस देश के हिंदू, सिख और जैन और बुद्धिस्ट से, मतलब उसको आप रिलीजन में मत कहिए, उसको कहिए कि भारतीय जनता से आपका या भारत देश से आपका है, या आपको फिलिस्तीन से कोई मिलने वाला है। बड़ा प्रश्न ये किया जाता है कि भारत का इजराइल से क्या लेना देना है। उसके कंपैरिजन में ये कहा जाता है कि यहाँ के मुसलमानों का फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं। सच तो यही है कि यहाँ फिलिस्तीन के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो उस मॉस्क वहां पर जो है उसकी बात ना करें तो
दूसरी तरफ भारत और इजराइल एक दूसरे को एंटी टेरर मामले में, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के मामले में, उसके अलावा कृषि और बहुत सारे विषय हैं जिसमें एक दूसरे के लिए सहयोगी है, जो विकास का बड़ा कारण। ये एक बड़ा वो है उसमें उसमें भारत के लोगों को अपने इंटरेस्ट, अपने हित और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट नजर भी आना चाहिए और उनकी बात और व्यवहार से दिखना भी चाहिए। खाली नजर आना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए बात व्यवहार में, जो अभी के विरोध प्रदर्शन में नहीं दिखा। अभी के विरोध प्रदर्शन में हम बटे हुए लगे और बटे हुए धर्म के नाम पर लगे। ठीक है विनोद जी, यहाँ पर लगातार कई रिपोर्ट, जी बोलिए। मैं एक चीज यहाँ पर ये ऐड करना चाहता था कि जो हमारे भारत के मुसलमान हैं, उनको एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि अभी कतर के प्रेसिडेंट का एक जो स्टेटमेंट था, तो वो भारत के मुसलमानों को, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को कन्वर्टेड होने की वजह से मुसलमान मानते ही नहीं है। वो तो इनको कहते हैं कि ये तो कन्वर्टेड हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, यहाँ पे आके जो है ये मजदूरी करते हैं, अरबों की गुलामी करते हैं। तो इस तरह की उनकी मानसिकता होने के बाद भी इन लोगों को, जो हमारे मुस्लिम हैं यहाँ के, हिंदुस्तान के, उनको ये समझना चाहिए कि उनका हित जो है वो भारत से अटैच है। फिलिस्तीन से हमको क्या लेना देना। और इजराइल जहां तक सवाल है, वो हमारी मदद करता है, फिलिस्तीन तो कोई मदद करता ही नहीं है। 1999 के वॉर में भी फिलिस्तीन को जो इजराइल ने हिंदुस्तान की मदद की थी, उस समय हमको हर तरह से हथियार दिए थे, इंफॉर्मेशन दी थी, तो हर तरह से मदद की थी। और जो एक निढा एक जो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन का है, जो उसने जून 2022 में एक स्टेटमेंट दिया था कि जो लोग काऊ की सेवा, जो गाय की सेवा करते हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए। तो इस तरह के जब वहां से स्टेटमेंट आते हैं और वो भड़काने वाले होते हैं और वो भारत के अगेंस्ट में है, और ये जितनी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमास भी कहता था कि जो हम आके भारत के अगेंस्ट में लड़ेंगे, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए तो कोई जो बिल्कुल भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। और हिंदुस्तान के, भारत के जो मुस्लिम, हिंदू, सब लोगों को ये समझ करके कि हमारा हित किस चीज में है, जहां पे जो रहता है उसका हित वहीं पे होता है। तो इसलिए उनका जो किसी भी तरह से हमास का या फिलिस्तीन का सपोर्ट करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है विनोद जी, यहाँ पर कई रिपोर्ट जो है उसमें ये लिखा हुआ था, मेरे इसी यहाँ पर चर्चा में भी एक मेहमान आए थे, उन्होंने कहा था कि जो इजराइल है उसी ने हमास का बीज बोया था और आज वही उसका जो ये दंड है वो यहाँ पर झेल रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या इजराइल ने हमास को पैदा किया? और इसी पर अगर आप हमास की थोड़ी सी स्टोरी जो है वो कम शब्दों में जनता को समझा सके तो। देखिए निहारिका, ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है ना, ये भारत में बहुत चलती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप इजराइल का इतिहास जानने समझने की कोशिश करें तो जो मतलब अगर आप 2-4 हजार साल पहले नहीं भी जाते हैं और 48 से समझने की कोशिश करें, तो उनको जब लैंड दिया गया, जो यूएन के उससे अमेरिका और ब्रिटेन की सहमति के बाद वहां पर बसना शुरू किए। और बसना इसलिए शुरू किए कि उनका रूट वहां पर है, वहां पर उनका टेम्पल है, वहां पर वेलिंग वॉल जो टेम्पल का अवशेष है, तो वहां पर वो बसने की कोशिश कर रहे हैं। और वो अपने आप को किस लिए करेंगे? हमास को क्यों पैदा करेंगे? हमास को कोई वहां पर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसको आप कंपैरिजन भारत के उसमें करते हैं, जब ये बोला जाता है कि जो सिख टेररिज्म था वो कांग्रेस का क्रिएशन था, इसलिए वो अपना इंटरेस्ट, वो अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर रहे थे, या बहुत सारा जो इस्लामिक टेरर है उसको लेकर के बात होती है। तो इंडिया में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हेट्रोजेनस ग्रुप्स हैं, जहां पर एक दूसरे के इंटरेस्ट क्लैश करते हैं और आपको सपोर्ट बेस खोजना पड़ता है। वो तो वहां तो जूज एक होमोजेनस सोसाइटी है, वहां पर इस तरह का कोई नहीं है। तो उस लिहाज से अगर ये कहना कि ये हमास इजराइल का क्रिएशन है, एक कॉन्स्पिरेसी थियरी से ज्यादा कुछ नहीं है। इसको भारत में बैठे लोग जो बौद्धिक जुगाली करते रहते हैं, वो इस तरह की चीजें करें, लेकिन ये वास्तविकता से उतना ही दूर है जितना यहाँ से मंगल। तो इसलिए उसको उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और ये आर्ग्यूमेंट, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट, अब आर्ग्यूमेंट ये भी बोला जाता है कि
मतलब मैं भी जब डिबेट्स में बहुत सारे हूँ, तो उसमें हाँ, बहुत सारे हाँ, लोग ये भी डिबेट में ये कह रहे हैं कि ये जो अभी का अटैक हमास ने इजराइल पर किया है वो इसलिए कि वो नेतन्याहू का कराया हुआ है, और नेतन्याहू ने इसलिए कराया है कि उनकी पॉपुलरिटी घट रही है और उनको चुनाव लड़ना। तो ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज ही चलती रहेंगी, और इसका इसका जिन्होंने ये बात कही वो कोई प्रमाण नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उनको नकारिएगा कैसे? जी, आपके पास भी, हमारे पास भी कोई प्रमाण नहीं। तो ये दिमाग में इस तरह की बातें आती रहेंगी, और चूंकि कई बार कुछ लोगों को अलग बोलना है, जिससे शायद अलग बोल करके फिर वो ट्विटर पर डाल करके उस पे हजार हिट ले ले, लेकिन मेरा अपना जो मानना है निहारिका, मैं यही कहूंगा कि ये सच्चाई से एकदम दूर है कि हमास इजराइल का क्रिएशन है। उतना ही सच्चाई से वो है जितना कि अब जैसे आज अभी मैं फैक्ट उसको असर्टेन नहीं कर पाया आपके यहाँ डिबेट आने से पहले। जी, हाँ, हाँ, ये जो मसला चल रहा है अटैक को लेकर के, न्यूयॉर्क टाइम्स में जिसने ये न्यूज डाली कि 500 लोग मार दिए गए और ये इजराइल का अटैक है, जी, हाँ, उसका जो एडिटर था उसको रिमूव कर दिया गया, सैक कर दिया गया। मैं इसको असर्टेन करने की कोशिश कर रहा था कि फैक्ट सही है, ये गलत है। लेकिन इस तरह की चीजें, इस तरह की अनगिनत चीजें आपको मिलेंगी, आपको चर्चा में आती रहेंगी, लेकिन सच्चाई तक आपको पहुंचना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न था उसमें मुझे कोई सच्चाई नजर नहीं आती है, इसलिए कि उसमें लंबे समय से चर्चा हुई है, लंबे समय से, और कोई मुझे ऐसा कारण नहीं दिखता है कि वो वैसा करे इजराइल। जी बंसल जी, आपको कुछ ऐड करना है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा कि ये सारी न्यूज़ हैं जो फेक न्यूज़ बनाई जा रही हैं। एक अल जजीरा टीवी चैनल है, वो जो कतर में बैठे हैं उस तरह की न्यूज़ वहाँ पे देते रहते हैं। और ये तो बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है कि हमास को क्रिएट करेगा इजराइल, क्योंकि हमास में तो सारे मुस्लिम लोग हैं और इन दोनों की तो बनती ही नहीं है। और वो कैसे विश्वास करेंगे कि वो जो इजराइल का, अगर हमास को वो क्रिएट करते भी हैं तो वो कैसे विश्वास करेंगे कि हमास में सब लोग मुस्लिम होने के बावजूद वो इजराइल का सपोर्ट या उनके लॉयल रहेंगे। तो बिल्कुल विनोद जी ने ठीक कहा कि ये सारी अफवाहें हैं, कंस्पिरेसी हैं, और जो लेफ्ट जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है मुस्लिम के साथ में मिलाकर के सारी फेक न्यूज बनाते रहते हैं। और जो अब इजराइल ने बिल्कुल ये सोच लिया है, और इजराइल ने जो है अभी ट्रिपल एच थ्योरी बना ली है, इसमें हमास, हिजबुल्ला और जो ये जो वहाँ उसके अंदर में है जो यमन में है हूती, इन सबको तीनों को खत्म करने का इन्होंने प्लान बना लिया है। और जो एक ट्रेन आ रही थी वहां से जो लेबनान से, उसमें हथियार थे, उसको भी खत्म कर दिया। तो ये तो अब जो इनका खात्मा होना जरूरी है। अपने आप को जो है इजराइल तो सिक्योर कर लेगा और इनको सबक भी मिल जाएगा, आगे ये वहां पे हिम्मत नहीं करेंगे। वैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ये सबक मिल जाना चाहिए सबको कि अल्टीमेटली इनका खात्मा होना ही है। और जितनी भी ये ISI हैं, लश्कर ताइबा हैं, ये जो बाकी बैठे लोग हैं, हिजबुल्ला हैं, ये इनको अपने आप ही इनको सपोर्ट करने ना बंद कर देना चाहिए। जो कंट्रीज हैं, जब तक इनका फाइनेंस सपोर्ट जैसे पाकिस्तान, ईरान जैसे कंट्री करते हैं, सीरिया करता है, तो इसको खत्म करना बहुत आवश्यक है। बंसल जी, मेरा आखिरी सवाल होगा कि जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला है, उनका बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि जो फिलिस्तीन के शरणार्थी है वो हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब मिस्र से जो तमाम लोग आ रहे हैं, इन तमाम लोगों के लिए भी साथ में कहा था, और कहा था कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है उनको इस वॉर का जो सितम है वो झेलना पड़ेगा। इस पूरे वाक्य का क्या मतलब? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो पिछली बार वार हुई है कभी भी 1967 में, या जब भी कोई अटैक होता है फिलिस्तीन के पास में, तो पहले जो है फिलिस्तीन से जॉर्डन में जा चुके हैं कुछ शरणार्थी, और उन्होंने वहां जाकर के अशांति पैदा की। वहां पे भी इन्होंने अपना टेररिज्म शुरू कर दी, तो उन्होंने सबक ले लिया है, और सबक लेकर के वो किसी को अलाउ करना देना ही नहीं चाहते। ये तो कुछ यूरोपियन कंट्री हैं सो कॉल्ड, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक और जो कंट्री बताते हैं, या जो धर्मनिरपेक्ष, तो वहां पर जाके आप देख लीजिए, चाहे जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, जितने भी कंट्री हैं, UK, जब इनको
इनको वहां पे जो रिफ्यूजी को शरण दी गई, इन्होंने वहां जाके फिर अपना टेररिज्म शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। तो अभी मेरे ख्याल से जो यूरोपियन कंट्री हैं उनको भी सबक सीख लेना चाहिए कि किसी को शरणार्थी बना करके या शरणार्थी आने पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर के ये फिर कुछ दिन में अपना टेररिज्म शुरू कर देते हैं। तो जॉर्डन का बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये सच्चा है उनका स्टेटमेंट जॉर्डन के किंग का कि वो किसी शरणार्थी को अंदर नहीं आने देगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं ये सब स्टेटमेंट दे रहे हैं, लिप सर्विस कर रहे हैं, कोई भी किसी सपोर्ट फिलिस्तीन को नहीं दे रहा है। किसी जो ह्यूमन, अब आप देखिए कि जो हॉस्पिटल था जिसके ऊपर बम डाला गया, ये भी एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी। इन्होंने तो ये तो मुस्लिम ने तो कुछ किया ही नहीं इनके लिए ना। अभी ये कोई एड्स जो आ रही है वो इंटरनेशनल एड्स दूसरी जगह से आ रही है, तो इनके पास से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ये तो सिर्फ जो है उनको भड़काने के लिए और उनको मिसयूज करने के लिए, चाहे ईरान ले लीजिए, ईरान हिजबुल्लाह और इसको हमास को इस्तेमाल करके इजराइल को के ऊपर अटैक कराता है। तो इस तरह से मुस्लिम कंट्री, चाहे आप जॉर्डन लो, मिस्र लो, इन्होंने मिस्र ने बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है कि 36 फीट हाइट दीवार खड़ी कर दी है कि वो जो है किसी शरणार्थी को नहीं आने देंगे। तो अब इस तरह की इनकी मानसिकता है और ऊपर से उनको भड़काए जा रहे हैं। तो सबसे बड़े दुश्मन जो हैं यही लोग, ये कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ईरान, मिस्र, जॉर्डन। तो उनको भड़काते हैं फिलिस्तीनों को, और उनका कोई इन्होंने परमानेंट इंतजाम नहीं देखा कि इनके ऊपर जब ये इसका रिएक्शन होगा तो उसको कैसे संभाला जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा जो दिक्कत फिलिस्तीन के लिए जो लोग हैं, वो जो वहाँ की भोली जनता है, कुछ भोली है और कुछ भोली नहीं भी है। भोली इसलिए नहीं है कि वो हमास को सपोर्ट ही क्यों कर रहे हैं। पहले से उन्होंने देखा है कि जब हमास कोई भी अटैक इजराइल के ऊपर करता है तो इधर से काउंटर अटैक तो होता ही है। तो इन चीजों को देखते हुए उनको भी अकल आ जानी चाहिए। विनोद जी, आखिरी कोई कमेंट भारत के लिए और तमाम जो वॉर चल रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक अलर्ट जो है वो जारी हुआ था कि भारत का जो सौहार्द है वो कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वॉर से जो अब भारत में भी कई चीजों पर असर पड़ रहा है। देखिए निहारिका, एक चीज भारत के लोगों को समझ लेना चाहिए कि भारत में अब वैसी सरकार नहीं है जो नॉनसेंस टॉलरेट करने के लिए तैयार है। तो कुछ चीजें हैं जो पॉलिटिकली कई बार लगता है कि कुछ नहीं कर रही है सरकार, लेकिन कम से कम आतंकवाद के नाम पर कोई नॉनसेंस ये सरकार टॉलरेट करने के लिए नहीं तैयार है। तो जो लोग इस तरह के मंसूबे अगर पाल रहे हैं कि इसके नाम पर हम फिलिस्तीन के नाम पर कुछ यहाँ पर नॉनसेंस या न्यूसेंस या कुछ इस तरह की चीजें पैदा करेंगे, तो वो इस मुगालते में ना रहें तो बेहतर है। और एक और चीज जान लीजिए जो बहुत रिमार्केबल है निहारिका, कि ये जो विरोध का स्वर होता था या ये समर्थन का स्वर होता था, आप इसको 10 साल पहले की कल्पना कीजिए। मैं लगभग 26 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और ज्यादातर मतलब मैंने जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में मुस्लिम पॉलिटिक्स भी कवर किया है, तो मुझे मैंने देखा है ये जो इसका विस्तार इस बार इतना छोटा रहा है कि तो मालूम है कि अगर आप ज्यादा बढ़िएगा तो आपके साथ क्या होगा, जो इसलिए कि ये गलत है। तो वो असर है। सरकार पूरी तरह से तैयार है इस तरह की किसी भी न्यूसेंस से निपटने के लिए। जी, मुझे लगता है कि यही ठीक है अभी की स्थिति में। जी ठीक है। बंसल जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं तो मैं ये चर्चा जो है यही समाप्त करती हूँ, क्योंकि भारत में जो लगातार कोशिश हो रही है, हालांकि विनोद जी ने बहुत सही तरीके से कहा कि जो सरकार है, क्योंकि यहाँ पर सीएम योगी ने तो साफ तौर पर यूपी में कह दिया कि जो भारत सरकार का स्टैंड है, अगर उसके इत्र या फिर सौहार्द बिगाड़ने की खास करके यूपी में किसी ने कोशिश की तो बड़े एक्शन लिए जाएंगे। बिल्कुल, जो प्रेजेंट सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट्स में है, जैसे यूपी में है, आसाम में है, तो इस तरह की नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और जो कम्युनिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट लीडर हैं, वो फिलिस्तीन के एम्बेसी में पहुंच के जाकर कहते हैं कि हम हिंदुस्तान आपका सपोर्ट, भारत आपका सपोर्ट करता है, वो किस हैसियत से चलेंगे? उनकी औकात क्या है? भाई जो सपोर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदुस्तान? हिंदुस्तान का मतलब लोकतंत्र में जब इलेक्शन होता है, जिसको मेजोरिटी वोट मिलती है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ना कि जिसका कोई बेस ही नहीं, आधार नहीं है, वो जाके कैसे कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी है, उसको मेजोरिटी है, उनकी गवर्नमेंट है, तो वो भारत की आवाज को, जो उसमें जो जनमानस की आवाज है, वो भारतीय जनता पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है।
ठीक है। आप दोनों का तमाम इंफॉर्मेशन के लिए और जो तमाम जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कीमती वक्त देने के लिए भी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।